हेलो। कैसे आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उद्योगों से संबंधित। उद्योग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। तो आज हम इस चीज़ का अध्ययन करेंगे कि उद्योगों की अवस्थिति के कौन से कारक हैं, उनका महत्व क्या है और उनका विकास किस प्रकार से हुआ। स्पेशली हम जो संदर्भ रखेंगे वो भारत का रखेंगे। तो जो आपका जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि उद्योग की परिभाषा क्या है। उद्योग किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में बड़ी मात्रा में सामान का जो निर्माण करना है या उत्पादन करना है उसको हम उद्योग बोलते हैं। ठीक है, आप एक चीज़ कह सकते हो कि इसमें जो विनिर्माण है उसको एक उद्योग के रूप में, एक पर्यायवाची के रूप में देखा जाता है, परंतु इसका संबंध जो आर्थिक गतिविधियों से है, जो वस्तुओं के उत्पादन, खनिज के निष्कर्षण अथवा विभिन्न सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इसके अंदर मुख्य रूप से जो कच्चा माल होता है उसको अधिक मूल्यवान वस्तु के अंदर बदलना होता है। उदाहरण के लिए लुगदी उद्योग, तांबा उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग। उद्योग व्यापक नाम है, विनिर्माण इसका मुख्य भाग है, क्योंकि आज के टाइम पर हम एक चीज बोलते हैं जैसे कि पर्यटन उद्योग, परिवहन उद्योग, ये भी एक उद्योग का पार्ट है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे हमें ज़्यादा इनकम प्राप्त होती है। तो ये आपके उद्योग की डेफिनेशन है कि किसी विशेष क्षेत्र में बड़ी मात्रा में सामान का निर्माण करना, उसको हम उद्योग के नाम से, या सेवा प्रदान करना, इसको हम उद्योग के नाम से जानते हैं। क्योंकि जब भी हम परिवहन उद्योग की बात करते हैं या आप लोग देखो टूरिज्म उद्योग की बात करते हैं तो उसमें हम मुख्य रूप से सेवा को देते हैं। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक बहुत सारे हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम दो जो कारक हैं उसकी स्टडी करते हैं। एक है फिजिकल फैक्टर और दूसरा ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में हम मुख्य रूप से कच्चे माल की उपलब्धता को देखते हैं, शक्ति के साधन को देखते हैं, जल की उपलब्धता को देखते हैं, अनुकूल जलवायु को देखते हैं। और जब हम मानवीय कारक की बात करते हैं तो उसमें श्रमिक, पूंजी और बैंक सुविधाएं, बाजार, परिवहन और सरकार की नीतियां, ये सारे के सारे ऐसे हैं जो किसी भी उद्योग की जो अवस्थिति है उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। आओ अब हम क्या करते हैं, इनका एक एक करके इनका थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करते हैं कि ऐसे कौन कौन से हैं। जो सबसे पहले है कच्चे माल की उपलब्धता। किसी भी उद्योग की अगर हम बोलें कि जी धमनी क्या है या स्नायु तंत्र क्या है, तो उस कंडीशन में एक आएगा कि उद्योग की जो स्थापना है हम कच्चे माल के बिना बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है किसी भी उद्योग की, वो होती है कच्चा माल। हमेशा उद्योग वहां पर स्थापित किया जाता है जहां पर उस उद्योग को कच्चा माल आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो उसके लिए उद्योग हमेशा कच्चे माल के स्रोत के निकट स्थापित किया जाता है। जैसे कि लौह इस्पात उद्योग है, खनिज क्षेत्र के निकट रखा स्थापित किया जाता है। भारी उद्योग है, भारी उद्योग में क्या होता है, कच्चा माल सस्ता और भारी होने पर निकटता आवश्यक होती है। तो जहां पर भी अधिक लाभ होगा उसके अनुसार वो या तो मार्केट के नज़दीक या फिर कच्चे माल के निकट किसी उद्योग की स्थापना की जाएगी। उसके बाद जो सेकंड फैक्टर है वो है श्रम की उपलब्धता। हम उद्योग के अंदर जो मशीनरी होती है और कार्य करने के लिए श्रम की आवश्यकता होती है, एक प्रमुख कारक के रूप में कार्य करता है। वैसे तो जैसे जैसे मशीनरी का काम आ गया है वैसे वैसे जो श्रम की जो निर्भरता है वो कम हो गई है, परंतु फिर भी उन मशीनों को चलाने के लिए श्रम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए उद्योग वहाँ पे लगाए जाते हैं जहाँ पर श्रम आसानी से मिल जाए और वो श्रम है वो कुशल होना चाहिए। ठीक है, भारत में ये समस्या बहुत कम आती है क्योंकि भारत के अंदर श्रम शक्ति जो सस्ती भी है और बहुत ज़्यादा संख्या में मिलती है। और उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि भारत के अंदर जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है, तो लोग बहुत ज़्यादा जो काम की आवश्यकता के लिए घूमते रहते हैं। उसके बाद आती है शक्ति के साधनों की उपलब्धता। उद्योगों के अंदर प्रयुक्त जो मशीनरी होती है उसको चलाने के लिए मुख्य रूप से शक्ति के साधन की आवश्यकता होती है।
और बहुत सारे उद्योग हैं, जैसे कि एल्युमिनियम उद्योग है, वो मुख्य रूप से अधिक बिजली वाले उद्योग हैं। इसलिए जो ये उद्योग है वो मुख्य रूप से जल विद्युत या कोयला क्षेत्र के निकट लगाए जाते हैं। प्राचीन काल में भी जितने भी उद्योग हैं वो मुख्य रूप से कोयला के नज़दीक या जल विद्युत या खनिज तेल के निकट ही लगाए जाते थे। इसलिए जो भी उद्योग लगेगा वह मुख्य रूप से जहां पर भी उसको शक्ति के साधन मिलेंगे वहां पर लगेंगे। आप लोगों ने बहुत सारा देखा होगा कि जो हमारे लौह इस्पात उद्योग हैं या एल्युमिनियम उद्योग है जो रेनको के अंदर है, या आपका और अन्य उद्योग है, वो सारे के सारे जो जहां पर भी उनको शक्ति के साधन आसानी से मिल जाते हैं वहीं पर मिलते हैं। उसके बाद है परिवहन और संचार की सुविधाएं। कच्चे माल को कारखाने तक और तैयार माल को बाजार तक लाने के लिए सस्ते परिवहन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और जो निर्मित माल है उसको निर्यात करने के लिए, उसको बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए भी परिवहन की सुविधा की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत अच्छी संचार प्रणाली होनी चाहिए। तो हमेशा उद्योग वहां पर स्थापित किए जाते हैं जहां पर वो अच्छी प्रकार से परिवहन के साधनों के साथ और संचार के साधनों के साथ जुड़े हों। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम है, वहां पर आपका लौह इस्पात उद्योग है, परंतु वहां पर क्या है कि निर्यात करने की या परिवहन की सुविधा बहुत अच्छी है, तो वहां से जो माल है वह दूसरे देशों को निर्यात कर दिया जाता है और बाहर से जो कच्चा माल है वो आसानी से आयात कर लिया जाता है। तो ये आप लोग थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे तो मुंबई पुणे का क्षेत्र हो गया, वडोदरा का क्षेत्र हो गया, दिल्ली का आसपास का क्षेत्र हो गया, तो ये क्या है, ये अच्छी तरह से परिवहन के साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पर संचार की जो सुविधाएं हैं बहुत अच्छी मिलती हैं। इसलिए ये जहाँ पर भी परिवहन और संचार की सुविधाएं बहुत अच्छी होंगी तो उस कंडीशन में वहाँ पर उद्योग स्थापित होंगे। उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ होती है कि बाजार सामान तो बना लेते हैं मगर उसके बाद बाजार तक पहुँच तो निश्चित करनी होती है, क्योंकि उत्पादित माल है उसको बाजार तक होना, पहुँच पाना ज़रूरी है। और उसके बाद उसकी मांग है या नहीं है, क्रय शक्ति वाले क्षेत्र है या नहीं है। एक हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन, कि अगर हम कोई भी इंडस्ट्री लगाते हैं तो वहां पर क्या उसको उतने खरीदार मिलेंगे कि उसका अच्छी प्रकार से वो प्रॉफिट के अंदर चले। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि हमेशा जो उद्योग है जहां पर बाजार है, जहां पर उसकी खपत होती है वहीं पर स्थापित किया जाता है, जिससे कि उस उद्योग को हानि ना हो। तो हमेशा जितने भी आपके उद्योग स्थापित किए जाते हैं वो मार्केट को ध्यान में रख के किए जाते हैं। अगर मार्केट अच्छी मिलेगी तो उस कंडीशन में उद्योग को कोई भी समस्या नहीं आएगी। उसके बाद जो आपकी टेक्नोलॉजी इनोवेशन की बात करते हैं कि हमेशा आज के समय पर हम ये बोलते हैं कि वैज्ञानिक तकनीकी का दौर है, तो हमेशा जो नए नए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होने चाहिए, जैसे कि गुणवत्ता के अंदर सुधार होना, जो अपशिष्ट है पदार्थों को कम करना, प्रदूषण के ऊपर नियंत्रण करना, और सबसे मेन आज के टाइम पर R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ये लगातार होते रहेंगे, जैसे कि बहुत सारी इंडस्ट्री के अंदर एक जो आपका रिसर्च और डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट होता है वो हर रोज़ नए नए जो एक्सपेरिमेंट करता रहता है। अभी पीछे से आज ही के दिनों एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी का भी चला हुआ है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने बोल दिया जी हमने एक ड्रोन कुत्ता खुद ने बनाया है। उसके बाद उसके ऊपर भी काफ़ी चल रहा है, मगर उसके बाद मैं कुछ एक साइट के ऊपर विजिट कर रहा था तो उसमें चाइना का दिखाया हुआ था कि उन्होंने है ना बहुत अच्छे अच्छे रोबोट बना रखे हैं। वो लोग जिस प्रकार से हमारे मूवमेंट होते हैं डांस में उस तरह से डांस कर रहे थे। मैं एक ट्विटर के ऊपर देख रहा था, तो वो क्या है कि वो आपका टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस कि लगातार जो उद्योगों के अंदर है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होता रहेगा जिससे कि वो उद्योग वहां पर रुकेगा। उसके बाद हम बात करते हैं विनिर्माण उद्योग का महत्व। इसका महत्व क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम इस चीज को क्यों पढ़ते हैं, उसका एक जो सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जो विनिर्माण उद्योग है वह किसी भी देश के आर्थिक विकास का आधार होता है। जब हम उसकी इंडेक्स बनाते हैं, डेवलपमेंट इंडेक्स बनाते हैं, तो उसमें जो उद्योगों का एक स्थान होता है कि उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कितनी है, तो आर्थिक विकास का आधार होता है। दूसरा है कि कृषि आधुनिकीकरण इसी के द्वारा होता है। मैं पुराने ज़माने की याद करता हूँ कि जिस समय पर जो
आपका राइपनिंग सीजन है या कटाई का सीजन है वो लगभग एक एक महीने चलता था, एक एक महीने से ज़्यादा चलता था। एक महीना तो बहुत कम टाइम है, परंतु आज का टाइम पर जो उद्योग मशीनीकरण हो गया है, तो उस कंडीशन में जो वो उद्योगों जो मॉडर्नाइजेशन हो गया है, उद्योग बढ़ गए हैं, तो वो जो कटाई का सीजन है वो केवल 10 से 15 दिन का रह गया है। और इससे क्या हो गया, इससे रूटीन में जो रोजगार का सृजन होता रहता है, नए क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे उद्योग आएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, लोगों को वहां पे रोजगार मिलेगा, उससे गरीबी उन्मूलन होगा, और जो अक्षेत्रीय असमानता है वो भी कम होगी। कैसे कि कोई भी अंडर डेवलप्ड कोई भी आपका एरिया है, अगर वहां पर उद्योग लगाते हैं तो उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी जो आय है वो फिक्स्ड हो जाएगी, जिससे क्या होगा, उनका जो इनकम सोर्स है वो बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। तो जिससे क्या होगा, जिससे कि उद्योगों की इंपॉर्टेंस अपने आप बढ़ जाएगी। उसके बाद वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए क्या होता है कि महत्व इसलिए भी ज़्यादा होता है क्योंकि इससे क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कंपटीशन होता है, जिसकी वजह से हमें क्या करना होता है, जो उसकी गुणवत्ता है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, और गुणवत्ता होगी तो उस कंडीशन में उद्योग बहुत ज़्यादा आगे विकास कर पाएंगे। उसके बाद जब हम बात करते हैं भारत में विनिर्माण उद्योग का इतिहास, भारत के अंदर स्वतंत्रता से पूर्व सीमित विकास था। सीमित विकास कैसे था, अगर हम पुराने समय की बात करते हैं तो सन 1854 के अंदर मुंबई के अंदर सूती वस्त्र उद्योग, और 1855 में रिसरा में प्रथम जूट मिल कोलकाता के निकट स्थापित किया गया था। 1874 में कुल्टी में कच्चा लोहा बनाने का कारखाना स्थापित किया गया था, और वर्ष 1907 के अंदर जमशेदपुर में टाटा लौह इस्पात कारखाने की स्थापना में औद्योगिक विकास को एक नई दिशा मिली थी। ये है हिस्ट्री स्वतंत्रता से पहले। और स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, 6 अप्रैल 1948 प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था के संकल्प पर बल दिया गया। इसके पश्चात समाजवाद की स्थापना के उद्देश्य से प्रथम औद्योगिक नीति में व्यापक परिवर्तन करते हुए दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा सन 30 अप्रैल 1956 को की गई थी। 24 जुलाई 1991 को सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण की घोषणा की थी। ठीक है, जो प्रमुख उद्योग इसके अंदर आते हैं वो है लौह इस्पात, वस्त्र, चीनी आदि उद्योग इसके अंदर आते हैं। उसके बाद जो इसमें मेनली चीज क्या आती है कि पंचवर्षीय उद्योगों के क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। पंचवर्षीय योजना क्या है कि भारत के अंदर विकास की गति को बढ़ाने के लिए अलग अलग पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं। तो अभी तक मेरे पास जो डाटा है वो 12वीं योजना तक का है। योजना अवधि उद्योगों क्षेत्र में वृद्धि, पहली योजना में लगभग 5.5%, दूसरी योजना में 6.28%, दूसरी योजना में 6.28%, तीसरी वर्षीय योजना में 1.42%, चौथी योजना में 4.91%, पांचवी योजना में 6.55%, छठी योजना में 5.32%, सातवीं योजना में 6.77%, आठवीं योजना में 7.58%, नौवीं परियोजना के अंदर 4.9%, 10वीं योजना के अंदर 9.17%, 11वीं योजना के अंदर 7.4, लक्ष्य था 10.5%, और 12वीं योजना के अंदर 9.6% उद्योगों के अंदर वृद्धि हुई है। तो ये आपका एक लेखा जोखा है 5वीं वर्षीय योजना के अंदर उद्योगों के अंदर कितनी वृद्धि हुई है। तो ये कुछ एक फैक्टर्स हैं। उसके बाद वर्तमान स्थिति में चुनौतियां क्या है कि विनिर्माण क्षेत्र के अंदर जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान है कि भारत के अंदर जो आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें विनिर्माण उद्योगों का एक महत्वपूर्ण योगदान बनता है। तो जिसकी वजह से क्या हो गया कि बहुत सारी चुनौतियां आ गई। चुनौतियां कैसे आ गई कि हमें क्वालिटी, गुणवत्ता की तरफ ध्यान रखना पड़ता है, कंपटीशन की तरफ, और प्रदूषण, जो जब भी हम उत्पादन करते हैं तो उस कंडीशन में प्रदूषण भी बढ़ता है, तो इसके ऊपर भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। और इस आशय में सरकार ने क्या किया है, एक पहल की है और एक मुहिम चलाई है, मेक इन इंडिया।
जिसमें ये माना गया है या ये कहा गया है कि भारत के अंदर जो भी बनेगा वो भारत में निर्मित होगा, जो मार्केट के अंदर आएगा। तो ये कुछ एक चुनौतियां हैं। उसके बाद जब हम निष्कर्ष पे पहुंचती हैं कि उद्योग है आर्थिक विकास के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। सही अगर हम अवस्थिति को भांप लेते हैं, उससे लागत कम होती है, लाभ अधिक होता है। भारत में विनिर्माण को मजबूत करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ताकि भारत जो आपके विकसित देशों की श्रेणी में बहुत जल्दी से आ जाए। तो ये था आज का टॉपिक, उद्योगों की अवस्थिति। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड होती है तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, प्यार दिखाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।